हाय, मैं नीलेश कुमार सिंह आपका अपने चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे स्वागत करता हूं। क्या आप टेंस्ड हैं यूपीएससी 2024 के लिए और अभी भी ऐसा फील कर रहे हैं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, 9 महीने ही तो बचे हैं, मैंने जीरो पढ़ाई की है, तो यहाँ पे मैं उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना। मैं उन सारी बारों में बातें करूँगा जो गलतियाँ हम करते हैं। आप अपनी तैयारी किस तरीके से बांट सकते हैं एक फेजेस में, ताकि आपकी तैयारी ऐसी हो कि आपको आगे समस्या ना हो। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। एंड बिलीव मी, अगर आप अभी भी जीरो पे हैं ना, आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अगर आप अभी से भी कसम खा लें कि मेरे को तैयारी करनी है, फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले क्या कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, आपका के पास थोड़ा सा टाइम अब कम हो रहा है, टाइम बीत रहा है, तो ये टाइम है कि आप अपने वक्त को ना कुछ फेजेस में बांट लें। 9 महीने हैं, आप इस टाइम को 4 फेज में बांट लीजिए। मैं इन चारों फेजेस के बारे में आपसे बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको इन फेजेस में अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। फेज नंबर 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। फेज 2 होगा आपका दिसंबर, जनवरी। एंड फेज 3 होगा फरवरी, मार्च। एंड फेज 4 फाइनल लास्ट के 2 महीने अप्रैल एंड मई। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप इस फेज वाइज अगर अपनी प्रिपरेशन कर लेते हो ना, 3-4 रिवीजन भी कर लोगे, अच्छी पढ़ाई होगी और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इस टाइम पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, सोच के देखना। एक सबसे बड़ा जो रीजन है कि अभी तक हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर हम पढ़ रहे हैं तो हम वो सारी गलतियां कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और ये सबके साथ होता है, सभी लोग गलतियां करते हैं। भाई हम इंसान है ना, गलती तो करेंगे ही, आपने भी गलती की होगी। लेकिन समस्या यहां पे है कि अगर आप अपनी गलती से अब नहीं सीखोगे तो कब करना शुरू करोगे। तो अभी भी वक्त है कि आप कसम खा लें कि आपको अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक ना पाए। और उसका सिंपल सा तरीका है यार, तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहली चीज, कसम खा लो अब वो सारी गलतियां नहीं करनी। और वो कौन कौन सी गलतियां हैं वो सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले कसम खा लो, नहीं मेरे को पढ़ना है, मेरे को सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि सपना आपका है ना। किसका सपना है? आप ही को तो सपना है। आप अपने सपने के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? पड़ोसी सोचेगा? आपको सोचना पड़ेगा। और कौन सोचेगा? तो आपको अपने सपने के लिए लड़ने के लिए तैयार होना, कि आपको एक फाइटर बनना पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं ना तुमसे नहीं हो सकता, बिलीव मी, जब आपका सिलेक्शन होगा ना, यही लोग आएंगे, गले लगाएंगे और बोलेंगे हमको बेटा पता था तुम कर लोगे। क्योंकि वो सभी की सोसाइटी में सभी की आदत होती है ना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ये सभी लोग बोलते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जब आपका सिलेक्शन होता है ना, वही लोग आएंगे और बोलेंगे हमको पता था तुम में इतना दम था। अंदर अंदर फूक रहे होंगे, जल रहे होंगे। लेकिन एक चीज बता दो यार, सक्सेस का तो मजा ही नहीं है ना, जब तक 2-4 लोग के यहां से धुआं ना निकले, मजा कहां से आएगा। तो ऐसे लोगों की भी जरूरत है, ऐसे लोग आपके लिए मोटिवेशन का काम करना चाहिए। तो अब आते हैं इन फेजेस के ऊपर। ये फेजेस क्या क्या हैं? ये फेजेस हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जिसमें आपका जो फेज 1 है, इसमें आपको क्या करना है। मैं फेज 1 की बात अगर कर लूं, आप चाहे तो नोट कर लेना। सबसे पहले वो सब्जेक्ट करना, क्योंकि लोग देखिए आपसे कहते हैं कि मेंस की तैयारी पहले करना, गलत कहते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी पहले करना। और कैसे करना? इंटीग्रेटेड वे में करना। यानी कि इंटीग्रेटेड का मतलब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि फेज का मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या क्या पढ़ना है आपको। 3 महीने हैं, आपको पॉलिटी खत्म करनी है, आपको इकोनॉमी खत्म करनी है, आपको हिस्ट्री खत्म करनी है। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट। ये मोटा मोटा पोर्शन है जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, और ये आपको करना है इंटीग्रेटेड वे में। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ यहां पे समझना। इंटीग्रेटेड का मतलब देखो, मैं आपको दिखाता हूं। ये है इंटीग्रेटेड। इसका सीधा सा मतलब देखो, ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और ये लिखा हुआ, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है,
ये प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा हुआ है, ये आपका सिलेबस है। और करस्पॉन्डिंग जो मेंस पोर्शन है इंडियन कल्चर विथ सेलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, इसकी क्या आप अलग से तैयारी करोगे? कोई मतलब है? लोग गलती करते हैं, नहीं प्रीलिम्स की तैयारी अलग करेंगे, मेंस की तैयारी अलग करेंगे। भैया प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ होती है, इसके लिए क्या आप अलग से मटेरियल पढ़ोगे? या मॉडर्न हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज इश्यू, इसके लिए अलग से पढ़ोगे? साथ में कवर कर लोगे। एक किताब पढ़नी है, जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए एक बुक पढ़नी है स्पेक्ट्रम, तो वही पढ़ लोगे भैया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन हो जाते हैं। और जो नहीं हिलते ना, वो सभी के लिए फालतू हैं, तो वहां पे तुक्केबाजी ही चलती है। तो वहां पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, या तो छोड़ोगे या तो तुक्का मारोगे। फ्रीडम स्ट्रगल, इसके लिए क्या अलग से पढ़ोगे? तो इस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस का वो पोर्शन जो आपके प्रीलिम्स के भी काम का है, वो आपको साथ लेके चलना है। ये इंपॉर्टेंट है अपनी इस फेज में। अब देखो इससे क्या होगा कि आपका मेंस की भी पढ़ाई पहले हो रही है और प्रीलिम्स की भी पढ़ाई हो रही है। और लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में, अरे यार जो पोर्शन नहीं आता ना प्रीलिम्स में, वो पढ़ लो पहले, सोसाइटी पढ़ लो पहले। क्या करके पढ़ोगे भैया? प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस कहां से दोगे यार? और प्रीलिम्स इस टाइम पे टफेस्ट है। कितना भी ज्ञान का भंडार है ना आपके अंदर, अगर प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करोगे ना तो मेंस तो आप लिख ही नहीं पाओगे। तो प्रीलिम्स को इग्नोर मत करना, और उसके लिए जरूरी है कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी पहले होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि जो एटलीस्ट मेंस का ऐसा सिलेबस है जो प्री और मेंस का कॉमन है, वो हम पहले पढ़ लें। कौन कौन सा कॉमन है ये देख लो। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये प्रीलिम्स पोर्शन है। ये करस्पॉन्डिंग मेंस पोर्शन है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा, ये सारा आपका प्रीलिम्स और मेंस का कॉमन है। और ये आपके मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स एटसेट्रा जो कि GS3 का पोर्शन है, ये भी कॉमन है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये और आपका GS2 का आधा टॉपिक, उसका बेसिक आपका लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है। यहां पे आते इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स। अच्छा, इसीलिए भी एक रीजन है कि यूपीएससी बहुत ज्यादा इस पे आजकल फोकस कर रहा है, तो ये पोर्शन आपको मेंस के साथ में कर लेना है। पब्लिक पॉलिसी राइट्स एंड ये करस्पॉन्डिंग मेंस का टॉपिक जो GS2 का है, ये आपको साथ में कर लेना है। तो ये पोर्शन अगर आप पहले कर लोगे, समझो इस बात को, अगर आप, और ये चीज भी देखना, जैसे करंट अफेयर्स, आप करंट अफेयर्स उठा के देखना, मेनली दे आर आस्किंग अबाउट इंडिया एंड बाय नेबरहुड रिलेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। और इकोनॉमिक्स में जो करस्पॉन्डिंग टॉपिक्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो क्या कर रहे हैं वो लोग बेसिकली, क्योंकि ये दोनों को क्लब करके पूछते हैं क्वेश्चन। एक चीज समझना, आपका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस अलग अलग इंसान ने तो नहीं बनाया ना, वही टीम थी तो उसी चीज को एक्स्ट्रापोलेट करके मेंस में दे दिया, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स लेकिन ऐड कर दिए। और वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखिए, ये जो PDF है इसके लिए परेशान मत होना, मेरा चैनल है UPSC प्रीलिम्स विथ नीलेश टेलीग्राम पे, उस पे मैं ये PDF शेयर कर दूंगा। अब ये चीज आप समझना, तो हम यहां पे आ गए थे। तो ये पोर्शन आपको साथ में कर लेना है जो प्री और मेंस का कॉमन है। और कौन सा कॉमन नहीं है? लाइक GS3 वाला पोर्शन, GS4 वाला पोर्शन कॉमन नहीं है, आपका सोसाइटी वाला पोर्शन कॉमन नहीं है। तो ऐसे कुछ पोर्शंस हैं जो मेनली आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो अभी मत करना, वो अभी टच भी मत करना। पहले वो पोर्शन करो जो कॉमन है, ताकि आपका प्री भी स्ट्रांग हो, मेंस भी स्ट्रांग हो। आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ अपना ऑप्शनल 3 महीने है यार, पेपर 1 कर सकते हो, अपना ऑप्शनल का पेपर 1 कर लेना। और करंट अफेयर्स फिजिबल है, पॉसिबल है। और एक चीज बता दूं, करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है और आधा घंटे अपनी मैगजीन को देना है। 2 घंटे इसके, 3 घंटे इसके, 7 घंटे इसके ले लो, या 6 घंटे इसके ले लो, इतना ही पढ़ना है। इतना करोगे ना, कब आपका कवर हो जाएगा? 9-10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा यार। अगर पढ़ लोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। CSET को इग्नोर मत करना, उसकी वीडियो आपकी 3 दिन में एक बार आती है। तो CSET आपका मैं ऑलरेडी कवर करा रहा हूं, सारा कोर्स, सारा प्रैक्टिस जितनी रिक्वायर्ड है वो सारी मैं करा दूंगा, ठीक है। अब संडे को क्या कर लेना,
एक टेस्ट दे देना संडे या 15 दिन पे ही सही, 15 दिन में मनो। लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा। भैया तुम अपने आप को चेक नहीं करोगे तो फिर कहां से काम चलेगा। भाई जो पढ़ रहे हो उसको तुमको पता तो चले कि तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम सही पढ़ रहे हो कि गलत पढ़ रहे हो। तो टेस्ट जरूर देते रहो और अपनी राइटिंग प्रैक्टिस, एक या दो क्वेश्चन एट अ डेट्स पे लिखो, आदत डालो। देखो यार आंसर राइटिंग एक दिन में इंप्रूव नहीं होती, आपको वो उस पर मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही। क्योंकि जो बेस्ट आंसर लिखते हैं ना, जो टॉपर्स आप देखते हो कि भैया बहुत अच्छा आंसर लिखता है, आप समझो कि कभी ना कभी उसने उस पर मेहनत की थी। तो ये अगर चीज़ें आप कर लेते हो ना 3 महीने, तो मैं बता दूं इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। और देखो सोच के देखो, पॉलिटी इकोनॉमी के लिए आपने 1 महीना दे दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए 1 महीना दे दिया, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट पे 1 महीना दे दिया। दो सब्जेक्ट ये उठाया, एक ऑप्शनल उठाया और थोड़ा सा करंट अफेयर्स उठाया। फिजिबल है, अगर जान लगा के पढ़ोगे ना तो पॉसिबल है, आराम से किया जा सकता है। बस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। अब यह नहीं होना चाहिए किताब तो खुली हुई है, मन में किसी और के ख्याल चल रहे हैं, वो गलती करोगे तो समस्या है भाई, वो मत करना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये गलती मत करना। लास्ट के टाइम पे टेस्ट लोग सोचते हैं ना कि हम 50 टेस्ट एक साथ दे देंगे, गलती करते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए लोग अभी से बोलते हैं भैया हम पूरा कंपाइलेशन पढ़ेंगे। भैया क्यों, मंथली का ही तो कंपाइलेशन बना रहे हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि भैया तुमको लाइक 6 महीने का बादाम, जो तुम 180 बादाम खाते, वो तुम बोलोगे भैया हम 1 महीने के अंदर खाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, गर्मी कर जाएगा। तो एक साथ नहीं खाना है, एक एक करके खाओ, डेली खाओ, फायदा करता है। ठीक है, एक दिन में खाओगे तो समस्या तो और ही हो जाएगी। इसलिए क्या होता है ना, बाद में लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ो और अपना रिवीजन इस तरह से रखो कि आपको वो चीज़ें याद रह जाएं। तो फेज 1 में आपको ये करना है। अब आते हैं फेज 2 पे। फेज 2 में क्या करना है, फेज 2 में बचा हुआ पोर्शन कौन सा, लाइक सोसाइटी हो गया, GS4 हो गया एंड एटसेट्रा, वो आपको करना है जो कॉमन नहीं है, वो आपको कवर करना है, जो मेन से स्पेसिफिक है, प्लस जो आपने पढ़ा था उसका रिवीजन करना है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, रिवीजन आपका होते रहना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका पढ़ने का फायदा नहीं है। लोग पढ़ते तो हैं, 3 महीना 4 महीना छोड़ देते हैं और उसके बाद सडनली आते हैं, बोलते अरे भैया ये तो नया हो गया, घबरा जाते हैं। आपने पढ़ा था इसलिए पढ़ा था ताकि आपको वो चीजें याद रह सकें। तो रिवीजन तो भैया करते रहना, ये गलती मत करना कि रिवीजन नहीं करूंगा, रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन मस्ट है, जो आज पढ़ा अगले दिन रिवीजन करना मस्ट है, क्योंकि आपको वो याद रहेगा अच्छे से। और अपना ऑप्शनल पेपर 2 और फेज 2 सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये आपको करना है दिसंबर जनवरी में। ठीक है, और करंट अफेयर्स आपका चल ही रहा होगा उस टाइम में बैकलॉग। अब देखो 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए तो मई 2023 से कर लो, वो उस 3 महीने में कर लिया। अब आपके पास बैकलॉग तो था नहीं, तो करंट अफेयर्स इजीली कवर हो जाएगा। टाइम मिलता है तो एथिक्स पढ़ लेना, नहीं मिलता है तो एटलीस्ट GS 1 2 3 कर लेना पहले। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना, सपोज GS 1 वाला जो फेज 1 वाला कोई सब्जेक्ट रह गया, तो क्या मैं फेज 2 स्टार्ट करूंगा? नहीं, मेरा फेज 1 पहले कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी पढ़ने के लिए अगर तुम ज्योग्राफी छोड़ रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो। तुम एक बार मेंस के टाइम पे प्री जब हो रहा होगा तब भी पढ़ लोगे सोसाइटी, लेकिन तुम्हारे पास अगर वो मौका ही नहीं आएगा तो समस्या तो हो ही जाएगी। तो फेज 1 के लिए फेज 2, मतलब बेसिकली फेज 2 के लिए फेज 1 आपको इग्नोर नहीं करना है। फेज 1 कंप्लीट करो, उसके बाद फेज 2 पे आओ। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्होंने पेपर 1 पहले तैयार कर लिया, बाद में पेपर 2 करते हैं प्रीलिम्स के बाद, चलेगा, लेकिन पेपर 1 पहले कर लो, क्योंकि पेपर 1 बड़ा जनरली होता है और उसकी जनरली पेपर 2 में ना एप्लीकेशन बेस्ड ही रहता है जनरली। ठीक है, फेज 1 फेज 2, फेज 1 प्रीलिम्स प्लस मेंस स्पेसिफिक, फेज 2 प्राइमरीली मेंस स्पेसिफिक बट प्रीलिम्स जो फेज 1 था उसका रिवीजन लेते हुए। एंड ऑब्वियस सी बात है आपको टेस्ट वगैरह देते रहना, एक दो। इससे क्या होगा ना, आप टच में रहोगे, आपको आदत रहेगी टेस्ट देने की। ठीक, उसके बाद आता है फेज 3। अब देखो इससे क्या फायदा होगा अगर हमने वो चीज पहले कर ली, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्या होता है जैसे जैसे टाइम पास आता है ना, हमारे दिमाग में प्रीलिम्स चढ़ने लगता है,
तो हम क्या करते हैं, अगर हमने अभी तक तैयार नहीं किया, मान लो कि हमने प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रखी, हमारा प्रीलिम्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है, तो दिमाग में टेंशन रहता है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चल भाई मेरा प्रीलिम्स तैयार है, मैं इसका रिवीजन कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, और फिर एक्स्ट्रा ये बचा है मैं पढ़ लेता हूं। अब आएगा आपका फेज 3। फेज 3 में क्या करोगे? फेज 3 में कुछ नहीं करना है। 80% टाइम आप प्रीलिम्स के लिए दो, जो कि आपका फेज 3 इज लाइक फेब एंड मार्च का है। फेब एंड मार्च 80% टाइम आप प्रीलिम्स के लिए दो, 20% टाइम आप मेंस के लिए दो। 20% टाइम मेंस मतलब आप हमको अपने ऑप्शनल रिवाइज करने हैं, वो जो पोर्शंस हैं जो आपके लाइक लेट्स से एथिक्स अगर आपने पढ़ रखा है, सोसाइटी पोर्शन, इन सारी चीज़ों को 20% दे दो, ताकि आप चीज़ें भूलो नहीं, ताकि प्रीलिम्स के बाद आपको चीज़ें याद रहें। और 80% टाइम आप अपना प्रीलिम्स में दो। और डेफिनेटली यहाँ पे टेस्ट देने की जो स्पीड है वो बढ़ा दो। भाई पहले हम एक हफ्ते में पहले अगर हम 10-15 दिन में दे रहे थे, अब हम एक हफ्ते में देंगे। और लास्ट का फेज 4 मार्च, अप्रैल, मई, इसमें तो भैया सोचना ही नहीं है आपको, सिर्फ प्रीलिम्स, कुछ नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों में सीसेट को इग्नोर नहीं करना है आपको, किसी भी हालत में इग्नोर मत करना, ठीक है। लास्ट में आपको और एक चीज़ और ये ध्यान रखना कि लास्ट फेज 4 में, जब आपका फेज 4 आएगा, यहां पे आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करो कि आप सिर्फ रिवीजन एंड प्रैक्टिस करो, सिर्फ रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस एंड रिवीजन प्रैक्टिस। अच्छा, फेज 3 में एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, यहां पे आपको साथ ही साथ बजट कर लेना है, इकोनॉमिक सर्वे कर लेना है, और इंडिया ईयर बुक के सेलेक्टिव चैप्टर्स कर लेना है। सेलेक्टिव, वेरी सेलेक्टिव, ये चीज आपको कर लेनी है, इतना ही करना है। और आप, मैं सही बताऊं, अगर आप सही से प्रैक्टिस करोगे तो आप जाके फोड़ दोगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, इन सारी चीजों में रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है, ठीक। तो मैंने आपसे क्या क्या बातें की, सिंपल सा है। फेज 1 में आपको प्रीलिम्स रिलेटेड चीजें पढ़नी है, जो मेंस में भी कॉमन है, सीसेट होगा, इग्नोर नहीं करना है। दिसंबर जनवरी में एंड यहां पे आपका जो ऑप्शनल का पेपर 1 था, यहां पे ऑप्शनल 2 एंड मेंस स्पेसिफिक, यहां पे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इंडिया ईयर बुक, सेलेक्टिव प्लस मेनली रिवीजन, 80% टाइम रिवीजन, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया, और यहां पे आके सिर्फ रिवीजन, तो 3-4-5 आपके रिवीजन्स हो जाएंगे। जितने रिवीजन्स कर सकते हो वो हमें करना है। तो ये अगर आप इस तरह से अपनी फेज वाइज प्रिपरेशन करोगे ना, अभी भी पॉसिबल है यार, फोड़ सकते हो भाई। और एक चीज याद रखना यार, शुरुआत तो हमेशा मुश्किल रहती है, किसको अच्छी शुरुआत जो है बहुत आसान मिलती है, और शुरुआत इतनी आसान होती तो हर कोई के IAS नहीं हो जाता। तो तुम्हें भी मुश्किल रास्ते पे चलना पड़ेगा ना, नहीं चलोगे तो कैसे काम होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपको पीरियोडिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि यार गिव अप कर दें, बट जो सपने हैं ना, क्योंकि सपने भी हमें टेस्ट करते हैं कि भैया ये हमको डिजर्व करता है कि नहीं। तो आपका सपना था ना, कौन पूरा करेगा, आप ही तो करोगे। बट इन सारी चीजों के दौरान, ये सारी चीजें तभी फिजिबल होंगी जब हम ये गलतियां नहीं करेंगे। हम क्या क्या गलतियां करते हैं, मैं आज आपसे खुल के बात करूंगा, हम क्या क्या गलतियां करते हैं। पहली जो गलती करते हैं, वी डोंट एक्सरसाइज। हमको लगता है हमारा 15-20 मिनट चला जाएगा, आधा घंटा चला जाएगा एक्सरसाइज करने से, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं, आपका जो उसके चलते जो आपका दिमाग शार्पली काम करता है ना, जो बहुत अच्छे से काम करता है, उसके चलते क्या होता है कि आप पढ़ाई जल्दी जल्दी करने लगते हो, आपको चीजें याद रहती हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो बहुत सबसे बड़ी गलती है। जुम्बा डांस करो 15-20 मिनट डेली। बिलीव मी, मेरे जितने बैचेज हैं ना, मतलब फ्री वाले भी एंड पेड वाले भी, जिसने भी बोला है सर मुझे सही याद नहीं रह रहा, मेरा क्या कहते हैं रिकॉलिंग पावर खराब हो रही है, मैंने सबको एक ही चीज बोली, भैया जुम्बा डांस करो, लाइट खाओ। लाइट खाओ मतलब बिजली मत खाने लगो, आई मीन टू से कि हल्का खाओ, हैवी फूड मत लो। फर्क पड़ गया सभी की पढ़ाई में। आप ट्राई करके देखो, पसीना निकलना चाहिए आपके शरीर से, 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम। बाराती वाला डांस ये कर रहे पड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, डांस करो, पसीना निकलना चाहिए। वो आलसी वाले वो मत करना, आलसी वाली एक्सरसाइजेज मत करना कि बैठे बैठे बस पैर हाथ हिलते रहे। नहीं भैया, थोड़ा सा एनर्जी लाओ, जवान आदमी हो, जवान इंसान हो आप लोग, अपने अंदर एनर्जी लाओ, ठीक है। दूसरी गलती, डूइंग ऑल एग्जाम्स। यार देखो, हम लोग की एज हो रही है अभी, मैं समझता हूँ कि आप लोग चाहते हो कि भाई मैं ये भी एग्जाम निकाल लूँ, वो भी एग्जाम, दोनों हाथ में तो लड्डू नहीं हो सकते। आप दूसरे एग्जाम का अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो भरो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले एक चीज़ सोच लो
कि क्या आपने यूपीएससी को सिर्फ 1 साल 365 दिन, ज़्यादा नहीं, 365 दिन क्या आपने उसको अपना 100% दिया है? अब एक चीज़ समझना, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, कई एग्जाम्स हैं इंडिया में, लाखों बच्चे हर एक एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, बट उसमें कई हजार ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बीपीएससी है, यूपीपीसीएस, जो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आपका कंपटीशन उन बच्चों से भी है, और आप क्या सोच रहे हैं कि भैया मैं यूपीएससी भी निकाल लूं, यूपीपीसीएस भी निकाल लूं, बीपीएससी भी निकाल लूं, राजस्थान पीसीएस भी निकाल लूं, एमपी पीसीएस भी निकाल लूं, हरियाणा पीसीएस भी निकाल लूं, ये पीसीएस निकाल लूं, वो पीसीएस निकाल लूं, सारे एग्जाम कहां से निकालोगे एक साथ? पॉसिबल है? समस्या है इसमें। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका प्रायोरिटी वाला कौन सा एग्जाम है, उस एग्जाम की तैयारी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। टाइम बच गया भाई, हमारे टारगेट्स पूरे हो गए भाई, जैसे हमने शुरुआत की दिन की, हमारे टारगेट्स पूरे हो गए, कर लो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको साइड करके मत करना। और ये तब शुरू करना जब आपका कम से कम आपने इस एग्जाम को 365 दिन सिंसियरली दिए, उसके बाद डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, बट उससे पहले नहीं, क्योंकि फिर तो हमने मिस्टेक की थी ना। अनसर्टेनिटी के चलते हम 10 एग्जाम 10 कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, 10 जगह पैसे देते हैं, और हम 10 अपना टाइम 10 जगह बांटते हैं। और आप ये बात आप भी जानते हैं, जब आप 3 घंटे सोचोगे यूपीएससी के लिए पढ़ लें, 2 घंटे यूपीपीसीएस के लिए पढ़ लें, 2.5 घंटे एमपीपीसीएस के लिए पढ़ लें, और फिर 1 घंटा बीपीएससी का भी देख लें, तो पता है क्या होता है? आपका टाइम बढ़ जाता है, आपकी एफिशिएंसी घट जाती है, और आप सारे एग्जाम में एवरेज परफॉर्म करते हो, और जब रिजल्ट आता है तो आप सोचते हो यार आधा नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, क्योंकि आपने उस एग्जाम को अपना 100% दिया ही नहीं था। एक बार 100% दो, उसके बाद दूसरे एग्जाम की तैयारी करने की सोचना। तो ये मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, सारे एग्जाम्स के पीछे मत भागो। तीसरी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, यूथ की है, ईव हंटिंग। कोचिंग से निकले नहीं, अब निकल गए हैं भैया, किसी के ख्यालों में खोए थे, कोई इंसान अच्छा लग गया था, चले हम भाई, कोई लड़की पसंद आ गई, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, कोई लड़का वो माय गॉड वो स्मार्ट है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। यार आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ने के लिए भेजा था, और आपका जो ड्रीम है ना, उस ड्रीम को जब आप वो सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते हो, तो आप अपने उस सपने से आप कब दूर होते चले जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। और आप हमेशा सोचते होगे, जब टाइम पूरा खराब हो जाता है, दिन भर खराब हो जाता है, या पूरा 1 साल खराब हो जाता है, तो आप कसम खाते हो कि दोबारा नहीं करूँगा, और पता चलता है कि दूसरे ही दिन आप फिर कर रहे हो, कसम खाते हो नहीं करेंगे, और ऐसा करते करते आपका टाइम कब निकलता है पता नहीं चलता, और उसकी शादी कहीं और हो जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा, देखो यार, लड़कियां कभी लड़कों को खराब नहीं करती हैं, तुम खुद बर्बाद होने जाते हो अपनी पढ़ाई छोड़ के, तुम गलती करते हो, ये गलती मत करो। फिर वो वीडियो बनाते रहोगे, तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए हो, फिर तो बोला गए मैं नहीं बदला, विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, यही सब वीडियो बनाते हुए रह जाओगे। और ये गर्ल्स के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। इनफैक्ट मैं जहाँ पे रहता हूँ मैं देखता हूँ, और आप लोग भी देखते होंगे, ये हम में से ज़्यादातर लोग, मैं बता दूं 95% जनता का जो नॉन सिलेक्शन का रीजन है ना, यही है। कोई इंसान मिल जाए भाई लाइफ पार्टनर के लिए, ठीक है 1 साल तो रुक सकते हो ना भाई। अब पता चला कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, रात को 2 बज रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, और अच्छा खासा पढ़ाई में मन भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि पढ़ते हुए चलो चीज़ें समझ में आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल के बीच में हो, गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, वो वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, उनकी जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था वो पढ़ रहे थे, सडनली उसका फोन आ गया और तुम पढ़ रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की आज़ादी का स्ट्रगल, और उसने बाई चांस प्यार से बोल दिया आपसे कि बेबी मेरा जलेबी खाने का मन कर रहा है, और आप बस, उसने जलेबी की डिमांड की है, बस इस जलेबी के सहारे वो मेरी जीवन संगिनी बन जाएगी, ये सोच के आप जलेबी कहीं से भी पूरी कायनात से पूरे अरेंज करके कहीं ना कहीं से उसके लिए पहुंच गए लेने। भैया तुमने अब तुम्हारी फ्रीडम रही कहाँ, तुम तो उसकी बातों की गिरफ्त में आ गए। और ये गलतियाँ सभी करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। यार एक चीज़ सोच के देखो, आप जब निकले थे ना अपनी तैयारी के लिए, आप जब एग्जाम देने के लिए आए थे ना, जिस भी शहर में आप हो, या फिर इनफैक्ट आप घर में भी हो, तो आपके ऊपर सबसे पहले जिस इंसान ने विश्वास किया था ना, वो आपके माँ बाप थे, आपके पेरेंट्स थे। ट्रू लव ढूंढना है ना तो अपने पेरेंट्स में ढूंढ लो, क्योंकि ये आपके माँ बाप ही हैं जो आप कितने भी नालायक हो, कितने भी बदमाश हो,
कितने भी गए गुजरे हो ना, आपको प्यार करते हैं, आपको रोटी देते हैं, आपके सारी चीज़ें सहते हैं, तो अपने इमोशंस को यार 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल की बात है, उसके लिए कंट्रोल कर लो। फिर जलेबी के साथ समोसा भी ले जाना, रिश्ते की बात भी ले जाना, कोई समस्या नहीं, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अभी पढ़ लो। कुछ नहीं रखा है इन सब में, ये पता है ये फैशन बन गया है। मुखर्जी नगर में भी, राजेंद्र प्लेस में भी, बैंगलोर में भी, जहाँ जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे फैशन बन गया कि आधे लोग तो भाई पूरे टाइम कोचिंग बस ये ढूंढते हैं कि हंटिंग करते हैं, कौन स्मार्ट है, कौन सी लड़की सुंदर लग रही है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। मत करो, इट्स टाइम, जागने का वक्त है, 9 महीने है, टाइम ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी वक्त बर्बाद कर चुके हो, मत करो प्लीज। आप अपने साथ गलती करोगे, क्योंकि अगर आपने अपने आप को अभी नहीं रोका ना, बिलीव मी, अगले साल फिर कसम खाओगे यार मेरे से गलती हो गई, और फिर रोते रह जाओगे। मत करो ये चीज़। आपके सपने यार, आप अपने सपनों के लिए तो आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मत करो। आपके पेरेंट्स आपके सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं, आपके भाई बहन आपके सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं। 1 साल की बात है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी मत करो, एटलीस्ट पढ़ लो। चौथी चीज़, एक्सेस टाइम टू ए सब्जेक्ट। हम क्या करते हैं ना, हिस्ट्री अच्छी लगती है, हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं। आपका 2 सब्जेक्ट 1 महीने में ख़त्म करना है, मतलब एक सब्जेक्ट पे आपके पास 15 दिन, इस हिसाब से पढ़ाई करो। मैराथन में ऑल्दो हम स्लो चल रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम था, आपके पास वक्त नहीं है, 15 दिन में ख़त्म करना है सब्जेक्ट, तो इस हिसाब से पढ़ो। अगर आप इसको दे रहे हो ना, सोचो कि पूरा ज्योग्राफी 1-1.5 महीने तक पढ़ता रहूँगा, तो गलती करोगे, आपके पास टाइम नहीं है। चौथी चीज़, स्पीड बढ़ाने के लिए, देखो ये स्पीड बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। स्पीड इंक्रीज करने के लिए ना, हर 90 मिनट पे, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। हम क्या करते हैं ना कि हमें तुरंत चेंज चाहिए, हम बोर हो जाते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है, हर 60 मिनट से 90 मिनट पे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी का अटेंशन स्पैन कितना है, 90 मिनट के बाद 2-5 मिनट के लिए उठ लो, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 2-4-5 मिनट 10 मिनट का गैप लेके दूसरा सब्जेक्ट हुआ पढ़ लो। आपका माइंड भी साफ काम करेगा, थोड़ी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। 2-4-5 बार करना है, थोड़ा सा आपकी बॉडी हिल जाएगी, आपका माइंड भी अच्छा काम करेगा। सब्जेक्ट चेंज करो। इससे के चलते क्या होगा, आपकी पढ़ाई में डाइवर्सिटी आएगी। डाइवर्सिटी आएगी तो आपका दिमाग तेज काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? छठी चीज, ओवर एनालिसिस। ओवर एनालिसिस क्यों? क्योंकि भाई मैं तो स्पेक्ट्रम पढ़ रहा था, बगल वाले ने बोला तुझे पता है वो एक क्वेश्चन उसमें तो एनसीईआरटी में दिया था, और आप परेशान हो गए, अरे यार मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी शिट, अरे वो वाला क्वेश्चन तो बिपिन चंद्रा में दिया था, और आप परेशान हो रहे यार मैंने बिपिन चंद्रा भी नहीं पढ़ी, मेरा तो हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं होगा। यू एम फॉर द परफेक्शन, लेकिन कसम, मैं भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ कि अगर आप सारी किताबें भी पढ़ लोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप वो क्वेश्चन कर लोगे। इसलिए आप ये गलती मत करो, ठीक है? एक बुक कसम खा लो, एक बुक पढ़नी है, परफेक्शनिस्ट नहीं बनना अपन को बनना है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन, आप यहाँ पीएचडी करने नहीं आए हो, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल नहीं है, सिलेक्शन लेना है। तो ओवर एनालिसिस मत करो, परफेक्शन भूल जाओ। एक बुक उठाई, जो फाइनल किया उसी पे स्टिक कर जाओ, उसी को पढ़ेंगे 10 बार, उसी को पढ़ेंगे, बाकी टाइम जो होगा देखा जाएगा, ठीक? 7वीं चीज़, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम आंसर नहीं लिखते, हम टेस्ट नहीं देना चाहते क्योंकि उससे हमें इनकन्वीनियंस होता है। लेकिन बिलीव मी, अगर आप प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करने लगोगे तो आप कब इंप्रूव करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। 8वीं चीज़, इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। एक्टिव वर्सेस पैसिव रिकॉलिंग। एक्टिव वर्सेस पैसिव रिकॉलिंग क्या होती है, ये आप हर चीज़ जगह पे अप्लाई कर सकते हो। पैसिव रीडिंग क्या होती है ना, कि आप जैसे पढ़ते चले जा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, बट आप उस पर सोच नहीं रहे, आप उस पर सोच ही नहीं रहे हो। और अक्सर इसलिए ऐसा होता है कि जब आपने नोटिस किया होगा कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन जब लिखने की बारी थी आप उस पर लिख नहीं पाते, क्योंकि आपने उसको पैसिवली पढ़ा था, आपने उस पर सोचा नहीं था। एक्टिव वे में क्या होता है, जब आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो आप क्या करो ना, उस पर थोड़ा सा ना, उस पर रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने पढ़ा क्या था। एक पेन पेपर लो, रिकॉल करो, आंखें बंद कर लो, और
2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, 2-4-5 मिनट सोचो कि आपने क्या क्या पढ़ा था, कि हाँ इसका ये था, इसका ये था, ये था, ये था, इसका ये था। और ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप अप्लाई करके देख लेना, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस का सब्जेक्ट हो, आपको वो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से रिटेंशन आप रख पाओगे, आपको याद रहेंगी चीज़ें। तो मेथड चेंज करिए, यू नीड एन एक्टिव रिकॉलिंग मेथड। रिकॉल, ट्राई टू, आपका टाइम जो है ना वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। जो 5 मिनट आप एक्स्ट्रा दोगे ना, उस 5 मिनट के चलते आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, आपके आइडियाज स्ट्रक्चर्ड होंगे और आप ज़्यादा समय तक अपने इस चीज़ को अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाओगे चीज़ों को। नवी चीज़, डीमोटिवेशन। देखो यार, ये इट्स अ फेज। यूपीएससी की प्रिपरेशन कभी भी ऐसे नहीं होती, ऐसे ही होता है। कभी आपको लगेगा कि फोड़ दोगे, कभी लगेगा कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना ही नहीं हूँ, फिर लगेगा फोड़ दोगे, फिर लगेगा मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना ही नहीं हूँ। ये होता रहेगा, लेकिन धीमे धीमे अगर आप ये करते रहोगे तो आप ऊंचाई पे बढ़ते चलोगे। हर इंसान डिमोटिवेट होता है, एंजाइटी आती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, सभी को होता है। आप कोस सकते हो खुद को, यार मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो एक लाइन है इस पर बड़ी फेमस है कि मैं भगवान को कोसता था कि भगवान ने मुझे जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए क्योंकि मैं गरीब था। फिर भगवान ने मुझे उस शख्स से मिलवाया जिसके पास जूते खरीदने के लिए, इनफैक्ट पूरे जूते का शोरूम खरीदने के लिए पैसे तो थे, लेकिन उसको पहनने के लिए पैर ही नहीं थे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर ये वीडियो भी देख पा रहे हो ना, तो आप एटलीस्ट इतना कैपेबल हो, इतने पैसे हैं आपके पास कि आपके पास एटलीस्ट एक एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर है जिसकी कीमत कम से कम 4-5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार है। हो सकता है आप एप्पल के आईफोन में देख रहे होगे, ठीक है। तो बिलीव मी, ये आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि आप के पास ये सारी सुविधाएं हैं और आप यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए सोच पा रहे हो। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि आप एटलीस्ट सोच पा रहे हो, आप कैपेबल हो कि आप इस एग्ज़ाम को एटलीस्ट सोच पा रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोच भी नहीं पाते। तो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, मोटिवेट। आपकी सिचुएशन को आपको मोटिवेट करना चाहिए कि ये एग्ज़ाम मुझे क्यों निकालना है, क्यों निकालना है मुझे ये एग्ज़ाम, क्यों मुझे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, मुझे क्यों, आपको आपका क्यों पता होना चाहिए। जिंदगी भर मोटिवेट रहोगे, नहीं तो कितने भी मोटिवेशनल कोट्स मिल जाएंगे ना, मोटिवेशन कोई काम नहीं आएगा। और ये डीमोटिवेट का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो आपकी पढ़ाई ही है। जब पढ़ोगे तो डीमोटिवेशन कहां से आएगा? पढ़ रहे होगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, किताबें क्वेश्चंस वगैरह लगा रहे होगे, नंबर अच्छे आ रहे होंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, डीमोटिवेशन तो आएगा ही नहीं। कहीं ना कहीं ये डिमोटिवेशन का जो रीजन है, वो सारी गलतियां जो हम कर रहे होते हैं, इसलिए हम बाद में जाकर डिमोटिवेट होते हैं। सोच के देखना आपका डिमोटिवेशन का रीजन क्या है। रीजन को मार दो, डिमोटिवेशन खत्म हो जाएगा। और कोई अगर कहता है ना कंपनी, इट इज इंपॉर्टेंट, एक चीज हमेशा याद रखना, इट इज बेटर टू बी अलोन देन इन द रॉन्ग कंपनी। गलत लोगों की संगति में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। गलत इंसान, जो इंसान आपको जिंदगी भर सिर्फ ये बोलता है, वो भाई देख, उसको देख, जो ऐसे लोग हैं ना, या फिर जो आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि आपको आपके रास्ते से हटा रहे हैं, अभी फिलहाल अकेले हो जाओ, उन सारे लोगों को छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो। सही कंपनी में रहोगे, लाइब्रेरी जाओ, पढ़ाई करोगे, बिलीव मी, मतलब आप अच्छा कर जाओगे। 9 महीने यार फोड़ सकते हो यार, 9 महीने। बस एक चीज़ याद रखना यार, आपके देखो यार, आपके 2 हाथ हैं। एक हाथ से अपने मेंटर को पकड़ लो, या अपने टीचर को, या कोई ऐसा शख्स जो आप में विश्वास करता है, और एक हाथ से किताब को पकड़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। सही इस्तेमाल कीजिए। एक हाथ से अपने मेंटर को पकड़ लो, एक हाथ से अपनी किताबों को पकड़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन यार। मेहनत तो करनी पड़ेगी। और फेलियर्स को देख के अपना फ्यूचर डिसाइड मत कर लेना, क्योंकि लोग बोलते हैं भैया वो फेल हो गया, ये फेल हो गया। तो एक चीज़ याद ध्यान रखना, एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ एक पॉजिटिव लाइफ तो बनाई नहीं जाती ना। माइंड को तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये गलतियां नहीं करोगे, कसम खा लो ये गलती नहीं करूंगा, आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कोशिश करके देखो,
अपने ऊपर विश्वास करो यार, कम से कम एक चीज तो होगी कि हमने यार तैयारी अच्छी की थी, बाकी उसके आगे ये यूपीएससी का किस्मत है कि उसे हमें मिला कि नहीं मिला। एटीट्यूड रखो यार, क्या समस्या है। लेकिन पढ़ाई ऐसी करो कि भाई एग्जामिनर को भी सोचना पड़ जाए जब आपकी कॉपी चेक करोगे, यार क्या कॉपी लिखे, इसका सिलेक्शन कहां से रखूं। एटीट्यूड रखो, लेकिन उस एटीट्यूड के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो एटीट्यूड आएगा। उस एटीट्यूड, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जो आपका पहाड़ होता है ना, ये जो पहाड़ देखते हो, जो जितनी भी हवाएं आती हैं पहाड़ गिरता नहीं, क्योंकि इसके जो बेस होता है ना, ये बेस इतना बड़ा होता है कि अगर आपका पहाड़ का 20% हिस्सा है ना, तो 80% नीचे होता है। इतना स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने की जरूरत है आपको। बना लो यार, यही वक्त है, फाउंडेशन बनाओ। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है। कोई बोलता है 16 घंटे 20 घंटे, तो वो तो बिल्कुल मत करना। 16 से 18 घंटे बिल्कुल मत पढ़ना, पढ़ भी नहीं पाएंगे, 2-4-5 दिन में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इंसान है, हमें भी चाहिए भाई, टाइम चाहिए खुद के लिए। 10 घंटे काफ़ी हैं यार, कुछ लोग के लिए 8 घंटे भी काफ़ी हैं। 10 एट मैक्स, बहुत खींच रहे हो 12 तक खींच लो, 12 की भी ज़रूरत नहीं है, 10 वर्ष तक बहुत है। टाइम बांटो, 10 घंटे इज़ मोर देन एनफ। ढंग से पढ़ रहे हो अभी भी 10 घंटे पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। 10 घंटे देने पड़ेंगे, 8-10 घंटे। और किसी बच्चे की स्पीड अगर अच्छी है तो वो 9 घंटे में भी कर सकता है, 8 घंटे में भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। और किस टाइम पढ़ें, तो देखो यार, ये जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल सुबह उठ के पढ़ो, ठीक है, इट्स गुड, ट्रेडिशनल विजडम हम फॉलो कर सकते हो, तो बट अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो ज़बरदस्ती अपने आप को कष्ट में मत डालिए कि भैया हमको सुबह ही उठ के पढ़ना है, हमें वो कुकड़ू कू वाला इंसान बनना ही है। ठीक है, आपको मुर्गा बनने की ज़रूरत नहीं है। रात को पढ़ाई होती है, रात को पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, 1 साल की बात है, रात को पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्या है, इन सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ो, आपको पढ़ना है, बस यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। ये जो आप सोचते हो ना कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भैया, आप कितने प्रोडक्टिव आवर्स पढ़ोगे, व्हाट इज द क्वालिटी नंबर ऑफ आवर्स। अब तुम्हारी किताबें तो सामने खुली है, तुम 16 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, लेकिन पूरे टाइम तुम मोबाइल में लगे हुए हो और उसके सपने चल रहे हैं दिमाग में, कहाँ से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। फिर बोलोगे मैंने तो यार 16 घंटे करा था। एक चीज़ तो अपना मोबाइल ना निकाल के बिल्कुल साइड कर दो, बिल्कुल, मोबाइल तो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, वो तो बिल्कुल साइड हो जाना चाहिए। मोबाइल से तो भैया बिल्कुल हट जाओ, बिल्कुल दूर हट जाओ, मोबाइल से तो बिल्कुल पास में आना ही मत, दिखना भी नहीं चाहिए मोबाइल। क्योंकि आधा लोगों का जो सिलेक्शन का नॉन सिलेक्शन का रीजन है ना, ये एक तो जो आपके पास डिस्ट्रैक्शन है, जिसमें भाई हम ईव हंटिंग के लिए आते हैं, दूसरा आपका मोबाइल ही है। एक शॉट देखने लगता है, पता नहीं चलता कब 10 शॉट देख के वो कर लेते हैं। टेंशन हो रही है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कॉन्फिडेंस लो है, ये चीज़ें मैंने आपसे बात की और सीरियसली फटा जा रहा है। यार देखो नॉर्मल है डिप्रेशन एंजाइटी, यार देखो छोटी सी बात है, जैसे मान लो कि गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, टेंशन हो रही है, नॉर्मल बात है भाई, लड़ाई होगी, वो नाराज है, आपको नींद नहीं आएगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, नॉर्मल है। प्रॉब्लम तो तब है ना कि जब क्या कहते हैं वो नाराज भी है और आप बोलोगे यार नींद आ रही है, तब थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, बट इस टाइम पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। आपके घर पे कोई वेट कर रहा है आपके सिलेक्शन के लिए, उनका टेंशन सोचो। क्योंकि कुछ कई फैमिलीज़ के बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जैसे ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को भेजते पढ़ने के लिए, और उन बच्चों को मैं देखता हूँ यहाँ पे आके सिर्फ भाई दारू चल रही है, सुट्टा चल रहा है, समस्या उसमें भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप गलत टाइम पे कर रहे हो, गलत टाइम पे गलत जगह कर रहे हो। आपको पढ़ने भेजा गया था, आप पढ़ नहीं रहे थे, आप बाकी सारी चीज़ें करने लग गए, वहाँ समस्या है। आपके घर वाले आपको वेट कर रहे हैं, उनके बारे में सोचो। और उनके ऊपर तो कितना ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर रहता है कि यार आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, उनके बारे में भी सोच के देखो। तो इट्स फाइन, एज हो रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, टेंशन होगी, नॉर्मल है। गलत क्या है कि आप टेंशन को मल्टीप्लाई किए जा रहे हो, ये गलत है। सोच कर, आपके सोचने से आपकी टेंशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, टेंशन में जो आप सारी गलतियां कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए थी और आप फिर भी वो गलतियां किए जा रहे हो, वहां प्रॉब्लम है। तो आप एक्चुअली सॉल्यूशन पे वर्क कर ही नहीं रहे ना, आप तो प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई किए जा रहे हो, वहां प्रॉब्लम है। आपको
पढ़ने की जरूरत थी, आपकी सारी डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, लो कॉन्फिडेंस सब खत्म हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे सही दिमाग से। 2 दिन पढ़ के देखना ढंग से, 2 दिन आपको कॉन्फिडेंस यहां से यहां तक चला जाएगा। बट समस्या यह है कंटिन्यूटी की, हम कंटिन्यूटी के साथ नहीं पढ़ते। 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते किताबें छोड़ देंगे। 1 साल दो, सिर्फ 1 साल। कब दोगे? जब चिड़िया चुग गई खेत, या अभी टाइम है? मत कर मेरे भाई, तू अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पढ़ ले। समस्या है, पढ़ लो यार। कोई दोस्त पढ़ रहा है, उसके साथ जाके पढ़ लो, पढ़ाई कर लो। आपका करियर है ना, कौन बनाएगा? आप ही तो बनाओगे। सो इट्स टाइम फॉर अ कम बैक। एक चीज मैं आपसे और बात करना चाहता हूं, नोट्स जो लोग बनाते हैं, देखो यार, नोट्स बनाने ना, अब जैसे 10 पेज का द हिंदू है, तो वो लोग क्या करते ना, वो क्या कहते हैं, अगर न्यूज़पेपर आया 16 पेज का, तो 50 पेज का तो नोट्स बना रहे हैं, 20-20 पेज का नोट्स बना रहे हैं, पूरा दिन नोट्स बनाने में निकल जाए, बिकॉज वो भूल गए हैं कि भैया वो नोट्स उसको रिवाइज करना था। तुम 20 पेज का पढ़ाओगे, बनाओगे अगर नोट्स, तो भैया 1 महीने में 600 पन्ने होंगे, कहाँ से पढ़ोगे? 7200 पन्ने पढ़ोगे लास्ट में। 1 दिन का नोट्स आपका 1 या 1.5 पेज से ज़्यादा या 2 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसका सिंपल सा तरीका है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, सिर्फ कीवर्ड्स, ओनली कीवर्ड्स, जो मेन वर्ड्स हैं। आप पूरा सेंटेंस मत लिखो, जस्ट कीवर्ड्स लिखो। आज जैसे मैंने एक नोट्स अपने चैनल पे शेयर किया है, जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश। इसमें आप देखना किस तरीके से बच्चे ने ना, वो ही पेड स्टूडेंट, तो उस किस तरीके से, ये है चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश टेलीग्राम पे, उस बच्चे ने किस तरीके से पूरा आपका जो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री है वहाँ से लेके पूरा जो आपकी सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, वहाँ तक 5 पेज में सब खत्म कर दिया। अब उसको बार बार रिवाइज कर लेगा, सिंपल है। कम लिखा आता है तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। अब स्पेक्ट्रम के नोट्स बना के क्या करोगे? स्पेक्ट्रम तो खुद नोट्स है यार वैसे तो। जहाँ पे चीज़ें स्कैटर्ड हैं वहाँ बना लो। न्यूज़पेपर हम डेली नहीं खोल सकते, वहाँ बना लो। हर एक चीज़ का नोट्स बना के क्या करोगे? ठीक है, तो समझो कि किस चीज के नोट्स बनाने हैं। पहली चीज तो हर एक चीज के नोट्स नहीं बनाए जाते। किस चीज के नोट्स बनाने जो इंपॉर्टेंट है, अब जो बिल्कुल वैसे लिखी हुई है, लाइक लेट्स से बिल्कुल पैराग्राफ फॉर्म में लिखी हुई है और इस तरह से लिखी हुई है कि उसमें वो खुद नोट्स नहीं दे रखे हैं, इट्स रिटन इन स्टोरी फॉर्म, तो वहाँ पे नोट्स चलो बना लिए। लेकिन अब जैसे स्पेक्ट्रम बुक है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन समस्या ये है कि अगर आप उसके भी नोट्स बना रहे हो तो वहाँ समस्या है, उसमें ऑलरेडी पीछे भी नोट्स दे रखा है, वो बुक अपने आप में एक नोट्स है। तो नोट्स ही होंगे वरना टाइम नहीं होगा, कसम खा लो यार। तो ये चीज है, तो इट्स अ टाइम फॉर कम बैक। ये टाइम है कि आपको कम बैक करना है और आईएएस बन के सब वापस जाना है। यू हैव नथिंग लेस देन दैट, आईएएस आईएफएस जो भी आपको जॉब पसंद हो। डोंट गिव अप यार। बिगनिंग तो यार हमेशा हार्ड ही होगी ना। अपने सपनों पे विश्वास रखिए। आपके सपने हैं, आपके किसके सपने हैं? आपके सपने हैं। और 1 साल बाद जिस लाइफ में आप जाना चाहते हो वो लाइफ की शुरुआत तो आज से ही होगी ना। आपका सपना है मुझे लबासना पहुंचना है, उसके लिए मेहनत तो आपको आज से करनी पड़ेगी ना। इट इज टाइम कि आप मेहनत करो। इट इज टाइम कि आप अपने ऊपर विश्वास करो। क्या 9 महीने के में हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि अपन फोड़ सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये जिन्होंने भी कहा था मुझे उनका नाम नहीं पता, बट ये सत्य है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ने का वक्त है दोस्तों, लड़िए। मैं आपके साथ हूं, जिस तरह से भी मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं मैं करूंगा। ऑलरेडी हमारा एक फ्री मैराथन चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश चैनल पे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपसे आपका टारगेट नहीं बन पा रहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, तो वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है जो रन कर रहा है एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। लास्ट ईयर भी हमने रन किया था, वी हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। आपका सारा शेड्यूल मैनेज था। अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते तो हमारे साथ पढ़ लीजिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो की एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी बातों में थोड़ा दम लगा हो और लगा हो कि कुछ किया जा सकता है, अभी भी वक्त है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें भी सपोर्ट करें। और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मैं आपसे वो वीडियो जरूर शेयर कर दूंगा, यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज नीलेश कुमार सिंह।